हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस छोटे से मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को बता के दिया गया था कि इंट्रोडक्शन क्लास में कि कौन सर क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि मैं मनीष कुमार, और जैसे कि उसमें मनीष सर लिखा हुआ था लेकिन मनीष कुमार, मैं पॉलिटी का लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। ये संजीत सर और मैथ पढ़ाएंगे, वासी सर और पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, और मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और जीएस का जो और चैप्टर होता है हिस्ट्री में ही कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। और एक बात कि आप जब भी बैठे ना तो कॉपी कलम लेकर के बैठे। ऐसा क्या होता है हम बताते हैं कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और हम जो पढ़ाएंगे वो आप पढ़िएगा ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप हम लिखाएंगे, बोलेंगे, आप लिखिएगा, और हम पीडीएफ नोट्स दो देंगे। पीडीएफ नोट्स हम आपको देंगे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन कितना बच्चा करता है पीडीएफ नोट्स नहीं निकालता, और सर कहते हैं जो हल्ला करते रहते हैं, सर पीडीएफ दीजिए, सर पीडीएफ दीजिए, लेकिन निकालता कोई नहीं। आप मोबाइल को दूर रखिए अपने आँख से, वहाँ से फिर लिखिए, कॉपी पेन लेके। एक आप हमसे वादा कीजिए कि आज से जब बैठेंगे आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, ताकि जिस दिन मेरा लेक्चर खत्म हो उस दिन आपका कॉपी इतना भरा हुआ हो। उसके बाद फिर आप रिवाइज करेंगे, 3 मिनट में आपको याद हो जाएगा। ये इसका चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ। और होता क्या है कि बच्चा जो पीडीएफ से पढ़ेगा ना उसको 10 मिनट पढ़ेगा तब याद होगा, जो हाथ से लिखा होता है ना वो 3 मिनट में याद हो जाता है। होता क्या है कि बैकअप प्लान लेकर के चलता है, जैसे जीमेल पे देखिएगा बैकअप प्लान रहता है, इसी तरह माइंड में बैकअप प्लान रहता है, वो चलने लगता है, ठीक है। तो चुपचाप बिना हलक के आप 3 महीना हमको ईमानदारी पूर्वक दीजिए, हम 3 महीना आपको ईमानदारी पूर्वक देते हैं, इसी में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट की बात करते हैं कि अब सारा चीज़ हम बता दिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा और चीज़ कहाँ मिलेगी, और अब पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात ये है कि संविधान, संविधान होता क्या है। संविधान दो अक्षर से मिल के बना हुआ है, सम जोड़ विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। जिस पे समान कानून लागू हो वही संविधान कहलाता है। और संविधान तो अभी किताब है, वो खुद तो लागू हो नहीं सकता, तो उसको भी लागू करने के लिए कोई चीज़ होगी। तो वही चीज़ हम सारी चीज़ पढ़ाएंगे कि होता क्या है, राज व्यवस्था क्या होता है, क्या राज व्यवस्था सिर्फ पढ़ने के लिए है। आर्टिकल 100 395 तक, बस इतना ही। और चलिए ठीक है, लिखते हैं पहले संविधान। संविधान सबसे लिखेंगे, संविधान होता क्या है, ठीक है। संविधान मतलब होता है, ये दो अक्षर से मिलकर बनता है, समझोर विधान। संविधान मतलब होता है समझोर विधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। समान कानून का जो संकलन होता है वही संविधान कहलाता है, ठीक है। और संविधान का तो ऐसे ठीक है, हम बोल दिए समान कानून जिसको होता है संविधान, लेकिन इसका परिभाषा लिखने के लिए अगर कोई बोले तो हम क्या बताएंगे। तो उसके लिए भी हम बताते हैं क्या लिखना है। नियमों, कानूनों का ऐसा संकलन जो शासन चलाने में आवश्यक हो, ठीक है। थोड़ा राइटिंग खराब होगा तो इसके लिए आप थोड़ा मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हम पीडीएफ देंगे उससे मिला लीजिएगा, और बोलते हैं तो इससे लिख लीजिएगा, बहानाबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। और ऐसा संकलन इसमें संविधान की परिभाषा में आप देख रहे हैं कि दो शब्द आए, एक संकलन और शासन, जो आप नहीं समझ सकते हैं। नियम भी एक अलग चीज है, और शासन, संकलन का क्या मतलब है? संकलन मतलब होता है समूह, ठीक है। और शासन, शासन का मतलब अब क्या होता है, अब शासन हम आपको समझाते हैं क्या होता है। पहले 1935 के ज़माने में चले जाइए, 1835 के ज़माने में चले जाइए, 1600 के ज़माने में जाइए, जब अकबर का शासन होता था तो उस समय भी शासन होता था। तो आपके कहने का मतलब है कि सर अगर उस समय शासन होता था तो क्या उस समय ऐसा राज व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल थी। हम ये तो नहीं कहें कि राज व्यवस्था होगी। शासन, अब शासन का क्या मतलब होता है, उस समय क्या था कि राजतंत्र था, ठीक है। अभी लोकतंत्र है। राजतंत्र उस बदौलत तक, अब इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा कि शासन का मतलब क्या होता है। राजतंत्र के भी शासन था, और अभी लोकतंत्र है। लोकतंत्र की बात करें तो हम भारत में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ना कि औरों जगह हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर लोकतंत्र है दोनों जगह तो क्या है, दोनों जगह तो शासन ही है। राजतंत्र उस पहले राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है, और दोनों जगह तो क्या है, अभी शासन ही है, ठीक है।
और उस समय राजा रमैया था, तो उस समय भी बात किया जाता था कि ठीक है ना सर, शासन है। तो हम इस यहाँ इसलिए पूरा कंफर्म लिख दिए कि ऐसा संकलन उस समय भी राजा रमैया के पास भी एक संविधान होता था, ताकि उसमें बताया गया था कि हम इस तरह से कानून चलाएंगे, हम किस तरह नील की खेती करेंगे, किस तरह सारा चीज उस समय भी ऐसा ही था। ठीक है, अब हमको लगता है कि आप इतना समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये मिनट। और एक चीज, अगर हम रेड पेन से लिखे तो उसको आप सोचिए कि कम नोट करें, ठीक है, रेड पेन से अगर लिखे तो। अगर हम ब्लैक पेन से लिखे तो उसको आप कंपलसरी है कि आप नोट करिएगा ही, समझे। रेड पेन से लिखने क्या है कि हमको समझाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बोल दिए थे कि हम आप यहाँ से पढ़िएगा ना तो आपको और कहीं जगह से पढ़ने का नहीं पड़ेगा। क्या है कि यूपीएसआई के जैसे एग्जाम में आपका कम से कम 16 क्वेश्चन पॉलिटी से रहता है, जहाँ समझ सकते हैं, और पॉलिटी में आप बना सकते हैं 16 क्वेश्चन। आर्टिकल 1 से 395 पढ़ना है, बाकी बात उससे पीछे पढ़ना है और उससे आगे पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आप बना सकते हैं, हम बोल दिए तो बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ आप अपने बुद्धि को थोड़ा डेवलप कीजिए। हम आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि मेरा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और मेरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्या आपने कभी ये सोचा है या कहीं और पढ़ा होगा, या मतलब इस ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पढ़ा कि मेरा देश 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसके बीच में जो 3 साल का पीरियड रहा, क्या उसमें संविधान का जरूरत नहीं पड़ा? आपने कभी ये चीज़ समझा? नहीं। लेकिन अब आपको हम ये चीज़ भी समझाएंगे। और एक चीज़ और कहानी आप सुनेंगे, डायरेक्ट संविधान से चालू कर दिए, लेकिन बाबू रुक जाओ 1 मिनट। हम पहले राज व्यवस्था पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे कि आप क्या होता है, ठीक है। आप पहले कॉपी पर हेडिंग डालेंगे राज व्यवस्था होता क्या है, ठीक है। राज व्यवस्था क्या होता है हम बताते हैं। संविधान को संविधान को जो लागू करे वही राज व्यवस्था कहलाती है। अब संविधान क्या होता थी हम बताते हैं। राज व्यवस्था, संविधान एक लिखित दिया गया है किताब में। भारत अधिकतर जगह पर लिखित संविधान ही होते हैं। कनाडा या ब्रिटेन और ऐसी जगह पे मौखिक संविधान है, लेकिन यहाँ भारत में लिखित संविधान, तो किताब लिखित संविधान है, वो तो फुल ऑलरेडी लागू हो नहीं सकता। उसके लागू करने के लिए तो कोई चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्ट कोई भी तो चाहिए। तो इसीलिए राज व्यवस्था है भारत में जो उसको लागू करती है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं संविधान जो लागू करे या वर्णन करे या इसको अप्लाई करे, ये राज व्यवस्था ही कहलाती है। जो संविधान को लागू करे वही राज व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। और अब आप समझिएगा सर कि संविधान, ठीक है, संविधान हो गया, नियम कानून का ऐसा संकलन जो संविधान कहलाता है, और संविधान को जो लागू करे वो राज व्यवस्था कहलाती है। लेकिन संविधान और राज व्यवस्था में अंतर क्या है, इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है संविधान में, हम पढ़ाएंगे वो विशेष में, लेकिन अभी एग्जाम्पल के थ्रू में आपको हम बताते हैं, ठीक है। आर्टिकल 17, इसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। और अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। अब उस समय के ज़माना में क्या होता था कि मीन्स, एक चीज़ और, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है। हम आपको बोले थे कि इस रेड पेन से लिखेंगे तो उसमें नोट नहीं करिएगा, ठीक है। हम ऐसे समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, इन लोगों को उस समय क्रम के आधार पर बांट दिया गया था। इन लोगों को ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी लिखा हुआ है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इन चारों को उस समय इस सबको क्रम के आधार पर बांट दिया गया था। और इसीलिए इसीलिए ऋग्वेद के 10वें लिखा गया था ना, इसीलिए अस्पृश्यता का छुआछूत का जो अंत है आर्टिकल 17 के अंतर्गत, उसको हमारे जो राजनेता लोग थे वो आर्टिकल 17 के अंदर छुआछूत का अंत कर दिए। अभी भी आप देखते होंगे समाज में कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, कहते हैं कि हम ये है, वो अपर कास्ट के लोग हैं। और हाँ, ये कहते हैं कि तुम नीचे कास्ट के लोग हो, मेरे यहाँ मत आओ, तुम छुआछूत करते हो, तुम आओगे जाओगे तो हम छुआ जाएंगे। अभी भी है, ऐसा जगह है, बहुत सारे जगह जहाँ लो माइंड के लोग रहते हैं, वहाँ ऐसा है। लेकिन हालांकि अभी हमारे राष्ट्रपति हैं जो दलित लोग हैं, मेरे राष्ट्रपति जो हैं अभी दलित हैं। अब किसी को नसीब नहीं हुआ कि हम उनसे मिल सके, तो छुआछूत का अब अधिकतर समझिए कि अब अंत हो चुका है। जहाँ लोग शिक्षित हैं वहाँ छुआछूत का अंत हो चुका है। लेकिन अभी भी हम इसी क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे कि छुआछूत का अंत नहीं हुआ, इसीलिए माओवादी संगठन आया, नक्सलवादी संगठन आया, आतंकवादी संगठन आया, बहुत सारी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ समझा रहे थे कि सर संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है। ये जो आर्टिकल 17 है इसमें लिखा गया है छुआछूत का अंत। तो ये बोलिएगा कि ये सर किसमें आएंगे, तो ये संविधान में आएंगे, ठीक। ये आर्टिकल 17 और संविधान में आएगा। अब एक चीज और है कि नोट करिएगा, ये नोट करिएगा, ठीक है। नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। अब बोलिए सर, सो ठीक है ना, आर्टिकल 17 बता दिया, अस्पृश्यता का अंत है जो संविधान में लिखा गया। नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था, ये संविधान में नहीं लिखा गया। तो बाबू यही हुई राज्य व्यवस्था, यही जो है ये कानून, ये संविधान में है और ये राज्य व्यवस्था हुआ, ये संविधान में है और ये इसको लागू करती है राज्य व्यवस्था। नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। और ये आप बोलिए क्या ठीक है ना, छुआछूत का अंत है 17 में। सर अगर मेरा मन होगा तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है बाबू तुम नहीं मानो, लेकिन इसके लिए भी तो नियम कानून बनाए गए हैं सारे चीज। वही तो एक्ट के अंतर्गत नियम कानून दे करके आपको, नियम कानून दे करके उसके अंतर्गत आपको सजा मिलती है। जैसे छुआछूत के अंतर्गत क्या है कि आप अगर नहीं मानते हैं तो 1 से 6 महीना का उसको जेल का प्रावधान किया गया है, 1 से 6 मंथ के अंदर, ये नहीं कि 1 से 6 महीना तक। और 100 रुपया से लेकर के 500 रुपया तक जुर्माना है, ये एक्ट में बताया गया है, ठीक है। ये संविधान में नहीं लिखा गया, ये एक्ट बनाया गया। जो एक्ट बनाती है नागरिक सांसद बनाती है, ठीक है। ये भी हम इसी क्लास में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत डिजिटल बोर्ड रहता तो थोड़ा कुछ और मजा आता, लेकिन क्या करें। हम उसे आपको पीडीएफ अपलोड करा देंगे, ठीक है, आप वो पढ़ लीजिएगा। और इससे बेहतर रहेगा, इससे लाख गुना हम पीडीएफ आपको ऐसे अपलोड कराएंगे, ठीक है। अगर आप नोट कर सकते हैं तो इससे बेहतर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो टॉपिक बनाएंगे उसको समझिएगा, ठीक है, नोट कम करिएगा और समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, हम संविधान बता दिए, राज्य व्यवस्था बता दी, ठीक है सर। अब राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, संविधान को चलाने के लिए राज्य व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सर क्या जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए लिखिएगा एक सांसद, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी पड़ती है, पहला है सांसद, दूसरा है न्यायालय, और तीसरा हुई गैर संवैधानिक संस्थान। अब राज्य व्यवस्था चलाने के लिए सर सांसद की जरूरत पड़ती है। पहला नंबर पे आप बोलेंगे सर सांसद क्या होता है, ये तो हम आर्टिकल 79 में जाएंगे तो बताएंगे कि संसद होती क्या है। लेकिन यहाँ पे संसद क्या होती है, अब हम वो समझाते हैं आपको। देखो होता क्या है कि सर ठीक है ना, हम सांसद में जाएंगे, लेकिन सांसद में जो जाएंगे वो अपने मन का ही चलाने लगे तो क्या करेंगे। अब कल के डेट में बोलेंगे क्या, तो हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, आर्टिकल 21 है,
ठीक है, ये इसको नोट नहीं करना। ठीक है, इसमें लिखा गया है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा इधर पहले आप समझ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार दिया गया। अब अगर आपको मनपसंद लड़की से शादी करना है, अभी मन में लड्डू फूटेगा, लेकिन जब नौकरी लग जाएगी तो इससे ज़्यादा लड्डू फूटेगा। ठीक है, तो अभी चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, मनपसंद लड़की से अगर शादी करने का आपको मन है, अगर आपको सांस लेने का मन है तो आप सांस इसी आर्टिकल के तहत ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लेने का मन है तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके तहत ही सांस लेने का अधिकार, आपको खाना खाने का अधिकार है। ऐसे कोई भी अधिकार जो आपके जीवन से जुड़े हो, वो सारे अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ही आते हैं। और आपको हम एक चीज़ और बताते हैं कि इसमें भी सोने का अधिकार है। आप बोलिएगा सर से सोने का अधिकार है तो हमारे गार्जियन उठा देते हैं सवेरे को आकर के, तो बाबू वो तो उठा ही देंगे, क्या कि आप 18 साल से कम है तो गार्जियन जाएंगे तो उठा देंगे, क्या कि तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा, कि तुम अभी बच्चे हो। ऐसा एक बार कहानी सुनाते हैं कि आर्टिकल 21 के बाबा रामदेव तो है, फिलहाल अभी तो वो जेल में है, या हमको उतना नहीं पता, लेकिन आर्टिकल 21 के बाबा रामदेव जो तो दिल्ली में थे, तो हंगामा पे कर रहे थे, तो सोए हुए थे, मतलब रोड पे ही सोए हुए थे, मतलब हंगामा करने के दौरान और उनके चेला चटियाल ठोक लो, वो लोग भी सोए हुए थे। दिल्ली पुलिस आई, सारे पे लाठीचार्ज कर दी। तो सर बोले क्या, लाठी जब चार्ज हुआ बोले क्या, पुलिस पर कार्रवाई होने लगी कि आप लाठी कैसे चार्ज कर दिए, सर मेरा तो आर्टिकल 21 के तहत सोने का अधिकार है। 2020 की 2012, हाँ 2012 की बात है, कन्फर्म है, 2012 का ही बात है। तो 2012 में ऐसा हो गया, तो उनका बार हम केस कर दिए पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर, कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, हमको सोने का अधिकार है, आप किस तहत के हमको उठा सकते हैं। तो उन लोग पे फिर कार्रवाई किया गया, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर कार्रवाई किया गया। तो ये बाबू मत सोचना कि हमको सोने का अधिकार था हम पूरे दिन सोए ही रहे, तो फिर बाबू तुम्हारे खाना बंद कर देंगे कल के डेट में, तो तुम फिर क्या खाओगे। तो इसीलिए अधिकार अपना जगह है, आपका काम अपना जगह है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं हम। ठीक है, बहुत सारी जगह जहाँ नहीं मिलेंगे आपको, हम लिख के देते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा नहीं मिलेगा। अब पॉलिटी को चलाने के लिए, राज्य व्यवस्था चलाने के लिए तीन चीज़ को जरूरत पड़ती है। पहला है सांसद, दूसरा है न्यायालय। अब संसद क्या करेगी, संसद में वही होता है जो आप चुन करके आदमी को भेजते हैं। जैसे आप बोलिएगा सर ठीक है, संसद में अगर नेता लोग हम भेजें, अगर वो कल के डेट में मनमानी करने लगे तो कैसे मनमानी करेंगे। क्या है कि भारत ऐसे देश में, यहाँ लोकतंत्र का शासन है, और लोकतंत्र अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन लोकतंत्र है। ठीक है, तो अगर ठीक है ना, अगर ये मनमानी करने लगे तो आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद फिर दो बट्टा तीन बहुमत से आएगा, सरकार फिर गिर जाए, कुछ नहीं कर सकते आप। सांसद इसलिए बनाया जाता है, सांसद कानून बनाती है। ठीक है, संसद जो है वो संसद जो है वो कानून बनाती है। और न्यायालय, बोलिए सर न्यायालय का क्या काम है। न्यायालय जो है वो, संसद कानून बनाती है, न्यायालय उसको दंड देता है, न्यायालय दंड देता है। और यहाँ तीसरा नंबर है जो गैर संवैधानिक संस्थान है। तो हालांकि हम गैर संवैधानिक संस्था पर पहुंचे हैं, तो हम संस्थान चार संस्थान तीन प्रकार के, तो हम तीनों पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखेंगे तो गैर संवैधानिक संस्थान में तब तक लिख सकते हैं इसमें कि गैर संवैधानिक संस्थान होता है कि वो जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने में इसका सहायक होता है। जैसे गैर संवैधानिक संस्थान में आ जाएगा आपका नीति आयोग। अब बोलिए सर नीति आयोग क्या है, नीति आयोग वही है जो योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग के द्वारा 2015 में लागू किया गया था, वही है नीति आयोग। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, तो इस पर आपको हम पीडीएफ दे देंगे, उससे मिला लीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं उससे लिखिएगा। वो मिटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, ऊपर में हेडिंग डालेंगे, दो हेडिंग करवा दें, तीसरा हेडिंग है, ये हेडिंग डालिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ लिखिए संस्थान,
संस्थान में पहला लिखते हैं संवैधानिक संस्थान। बोलिए सर संवैधानिक संस्थान क्या होता है? संवैधानिक संस्थान के बारे में बताते हैं कि जिनका जिक्र संविधान में हो। बोलिए जिनका जिक्र संविधान में हो तो एक दो आर्टिकल बताइए सर, हम बताते हैं आर्टिकल। एक आर्टिकल है 324 जो निर्वाचन आयोग के बारे में बताते हैं। निर्वाचन आयोग क्या होता है कि आपके गांव में पंचायत होते हो, आपके गांव में इलेक्शन होते होंगे, वो सारा चीज़ निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही काउंट होते हैं। और निर्वाचन आयोग का काम ही है कि पूरे भारतवर्ष में उसका इलेक्शन करवाना। ना कहीं इलेक्शन वोट चोरी, अभी तो वोट चोरी का मुद्दा बहुत सारी जगह, लेकिन ये सब नहीं होता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग, अब बोलिए संस्थान, संवैधानिक संस्थान वो होता है जिनका जिक्र संविधान में हो। और एक आर्टिकल और लिखिएगा, 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 280 का भी जिक्र वित्त आयोग में किया गया है। दूसरा होता है असंवैधानिक संस्थान। असंवैधानिक संस्थान होने से पहले हम आपको एक चीज़ समझाते हैं कि असंवैधानिक संस्थान होता क्या है। असंवैधानिक संस्थान के अंतर्गत आता है कि जिनका जिक्र संविधान में न किया गया, जिनका जिक्र संविधान में न किया गया हो, और जो संविधान बनाने में सहायक हो, वो गैर संवैधानिक संस्थान होता है। जिस जो हम पहले बोले थे कि राज्य व्यवस्था को चलाने में जो सहायक होते हैं। और असंवैधानिक संस्थान क्या होते हैं वो हम समझाते हैं, ठीक है ना। कि आर्टिकल 14 लिखा गया है हमारे संविधान में, 10 मिनट पहले ऐसे समझ लो, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। आर्टिकल 14 के अंतर्गत लिखा गया है विधि के द्वारा समक्ष न्यायिक प्रक्रिया, सबको न समान कानून मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है, नहीं हो पाता है। आप देखिएगा गांव शहर में, आपके गांव में है, मोहल्ले में है, शहर में, कहीं भी जाइएगा तो बोलिएगा कि समान कानून नहीं मिलता। गरीबों को और निचला कुचला कुचला जाता है, अमीरों को और अमीर बनाया दिया जाता है। और अभी के ज़माने में संविधान को सही जगह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं लोग। तो असंवैधानिक संस्थान का मतलब है कि अगर आपको समान न्याय, समान, अगर ठीक है आप पूरा पैसे खर्चे कर दिए, कोर्ट बोले कि ठीक है आपको न्याय मिलेगा, और आपको न्याय नहीं मिले तो आप क्या करिएगा? अंत में हार मान करके आप आतंकवादी की तरफ जाइएगा। वही आतंकवादी असंवैधानिक संस्थान के। अब आतंकवादी बनने की ज़रूरत क्या है? पुलवामा हमला हुआ, उतना लोग मारे गए, जो सैनिक मारे गए, इंडिया में मारे जाते हैं, अलग-अलग मारे जाते हैं। तो इन्हीं को असंवैधानिक संस्थान के अंतर्गत यही लोग आते हैं, समझे? जैसे हुआ, एक होता है आतंकवादी संगठन। दूसरा होता है, पहला हुआ आतंकवादी संगठन, दूसरा हुआ माओवादी संगठन। माओवादी संगठन क्या है? माओवादी संगठन कहाँ से शुरू हुआ था? माओवादी संगठन चीन से शुरू हुआ था। और इसके जो नेता थे, वो नेता बोले क्या सो, इनसे पूछा गया कि आप संगठन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपको समान न्याय मिल ही जाएगा, आप शांतिपूर्वक भी तो बात कर सकते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये जो माओवादी संगठन है, ये जो चीन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। क्या है कि ये आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं ये फिर और आपको कहीं। माओवादी संगठन लिखिएगा कि ये चीन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, चीन से शुरू हुआ था। 1950 और 60 के ईस्वी में, ठीक है। माओवादी संगठन चीन से शुरू हुआ था 1950 से 60 के ईस्वी में। और इसके जो नेता थे, माओ जिदान, नाम याद आया, माओ जिदान।
माओ जेदांग को बोला गया कि आपको अगर सारा चीज मिल ही जाएगा तो आप क्यों संगठन स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोले क्या, सो देखिए मिलता नहीं है, हमको लाना पड़ेगा तलवार के दम पे, बंदूक के दम पे। बंदूक उठाने का कारण होता है, एक बार एक नेता से पूछा गया कि सर, सा- आपको अगर हम सारा चीज प्रोवाइड करवा देते हैं आपको शांति तरीके से, आपको गोली बंदूक उठाने की जरूरत पड़ेगी? कि जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्या है कि अभी आप दे दीजिएगा, लेकिन फिर आगे चल करके आप इसका जिम्मेवारी लीजिएगा कि नहीं होगा। किसानों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बहुत सारे के साथ दुर्व्यवहार ऐसा होता है। अभी बलात्कार जैसे संबंधित मामले बहुत सारे आ रहे हैं, तो इस लोग पर यही कारण है कि किसानों के साथ जो संगठन होता है, यही सब कारण है कि माओवादी संगठन होता है। और आतंकवादी संगठन, आतंकवादी का काम ही यही है कि उसको मतलब उस चीज से वंचित रखा जाता है, तब वो आतंकवाद की कैटेगरी में आता है। आपको रियलिटी बात है कि अगर आपके कल के इतना आपके घर में खाना नहीं दे हुए गार्जियन, तो आप गार्जियन के विपक्ष में बोलने लगेंगे कि नहीं ठीक है, वो खाना नहीं देते हैं, हमारे पास तो दो बेटा है आपके घर में, छोटे वाले को ज़्यादा मानते हैं, बड़े वाले को कम मानते हैं। तो वो तो आप कहते हैं कि ठीक है, हमको बड़े वाले को कम मानते हैं, छोटे वाले को ज़्यादा मानते हैं। तो यही होता है, यही हम समझाना जो जा रहे हैं वो समझिए गौर से, ठीक है। आतंकवादी संगठन में यही होता है, माओवादी संगठन में भी यही होता है। और तीसरा है नक्सलवादी संगठन। आप पूछिएगा सर आतंकवादी संगठन तो बता दिए कि कहाँ से स्टार्ट, माओवादी संगठन चीन से स्टार्ट हो गया, ये बता दिए। लेकिन नक्सलवादी संगठन जो स्टार्ट हुआ, आप ऐसा संगठन बताइए ना जो इंडिया में स्टार्ट हुआ, हम उसके लिए भी बाबू बताते हैं कि नक्सलवादी संगठन। नक्सलवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन एक ऐसा संगठन था कि ये स्टार्ट हुआ था दार्जिलिंग, ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, नक्सलवादी संगठन स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से। नक्सलवादी संगठन इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद नक्सलवादी संगठन वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग स्टेट से स्टार्ट। दार्जिलिंग एक अच्छा जगह है जहाँ हम, आप लोग जाइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है, हम जाएंगे घूमने, हम गए थे घूमने के लिए, आप लोग भी कभी जाइएगा। नक्सलवादी संगठन वहीं से स्टार्ट हुआ था शायद 1967 के अराउंड, हाँ शायद, कंफर्म है 1967 में वहाँ नक्सलवादी संगठन स्टार्ट हुआ था। तो बोलिए, तो आप बोलिए सर ठीक है ना, यहाँ स्टार्ट हुआ, ये दार्जिलिंग से हुआ था नक्सलवादी, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। मैं कैमरा हमें ऑपरेटर साहब दिखाते हैं कि सर आप दार्जिलिंग गए थे तो दिखाइए, तो वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये हुआ नक्सलवादी संगठन, ठीक है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से है। ऐसा कोई वो मजाकिया टाइप का है इसलिए बोल दिया है, ऐसा कोई नहीं। तो ये 1967 में दार्जिलिंग से स्टार्ट हुआ था। तो सर बोलेंगे क्या, ठीक है ना, इतना संगठन आया तो सरकार इस पर कोई नियम नहीं लाता? जरूर नियम लाता है, हमको नियम भी बता देते हैं। बोलिए ना, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, फैक्ट पढ़िएगा, हम आपको बुद्धि डेवलप करना चाहते हैं कि ऐसा ही क्यों सही। नक्सलवादी का क्या अर्थ होता है कि नक्सल एरिया से स्टार्ट हुआ। अब नक्सलवादी का अर्थ क्या होता है? जो नक्सल एरिया से स्टार्ट हुआ ना, और नक्सल गांव था इसलिए वहां का नाम नक्सलवादी पड़ गया, ठीक है। और इसको रोकने के लिए एक एक्ट आया था, यूएपीए। लिखिए, इसको कॉपी में नोट करिएगा बाबू। यूएपीए 1967 में आया था। यूएपीए का आप बोलिएगा सर, आप तो अभी बताइएगा, तो इसका फुल फॉर्म बताइए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन है। अब हम आपसे पूछते हैं, छोटा सा जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम कि ये यूएपीए जो हुआ, ये संविधान में हुआ या राज्य व्यवस्था में हुआ? तो बोलिए सर, जिनका जिक्र संविधान में ना हो वो तो यही होगा, 1900 यूएपीए। तो यूएपीए राज्य व्यवस्था में हुआ। और ये यूएपीए सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है, किस सेक्शन 3 के अंतर्गत?
अब बोलिएगा सर, सो आर्टिकल आर्टिकल और सेक्शन दोनों में क्या अंतर है? हम बताते हैं। आर्टिकल संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद दिया गया है वो आर्टिकल में काम आता है, और सेक्शन जो लॉफुल एक्ट होता है वो सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और सेक्शन का जो धारा जो होता है वो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, बाकी बात किसी एग्जाम में नहीं पढ़ना पड़ता है। सेक्शन आपको यूपीएससी के एग्जाम पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आईपीसी था तो अब बीएनएस लागू कर दिया है, और जहाँ सीआरपीसी था वहाँ बीएनएसएस लागू कर दिया गया है। और संस्थान में अब संवैधानिक संस्थान पढ़ा दिए आपको, असंवैधानिक संस्थान पढ़ा दिए, जिसमें से आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन, तीन पढ़ा दिए। अब तीसरा होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, हम वो मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए कितना, या तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बस अब थोड़ा सा और चैप्टर बचा हुआ है, बस 5 मिनट का और। और बाबू मेरे क्लास में आना तो भागने और भागने का काम नहीं करना। अगर हम 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का गारंटी लिए हैं तो भागने का कभी कोशिश मत करना। ठीक है, हम पढ़ाएंगे, वो आएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया था कि नक्सलवादी संगठन कब आया था, यूएपीए कब एक्ट आया था, 2021 के एसएससी जीडी का क्वेश्चन निकालिए, उसमें पूछ दिया था कि यूएपीए कब एक्ट आया था, 1967 में आया था। ठीक है, तो इसको हौले मत लीजिए, और ये आपको फिर कहीं और नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट है जो दो बता दिए, संवैधानिक संस्थान और असंवैधानिक संस्थान, और एक है गैर संवैधानिक संस्थान, जो हम बोले थे कि ये राज्य व्यवस्था चलाने में सहायक होते हैं। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्थान। अब गैर संवैधानिक संस्थान क्या होता है? ये ऐसे संस्थान जिनका संविधान में जिक्र ही नहीं होता। ठीक है, और इसके अंतर्गत दो आते हैं। ठीक है, एक जो होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर जो कार्य करता है वो गैर संवैधानिक संस्थान कहलाते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं। हम ये नहीं कह रहे गैर संवैधानिक संस्थान, गैर संवैधानिक संस्थान का संविधान में जिक्र ही नहीं है। गैर संवैधानिक संस्थान जो होता है, जैसे इसमें हम एक दे देते हैं, योजना आयोग, आर्टिकल, नीति आयोग, नीति आयोग और सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, महिला संरक्षण आयोग, ये सब जो आएगा ना वो गैर संवैधानिक संस्थान में ही आएंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं, एक बार लिख लीजिए आप। ठीक है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियम बनाते हैं। जैसे कि आप केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी, सीआईसी गैर संवैधानिक संस्थान वो होता है जो मंत्रिमंडल के सिफारिश राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रपति गैर संवैधानिक संस्थान में आ रहे हैं। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर जो कानून बनाया जाता है जिसका संविधान में जिक्र नहीं होता है वो गैर संवैधानिक संस्थान कहलाते हैं। एक मिनट, आप पॉइंट नोट कीजिएगा पहले। हम क्या बोले, हम ये नहीं बोले कि राष्ट्रपति गैर संवैधानिक संस्थान में आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ देखिए ऑप्शन लिखे हैं, सूचना आयोग, सूचना आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है, वो एक्ट के तहत बनता है जो गैर संवैधानिक संस्थान होते हैं। और एक आता है नीति आयोग, ये सब नीति आयोग का संविधान में जिक्र है। सूचना आयोग, महिला संरक्षण आयोग, ये बोले ना, यूपीएससी के एग्जाम के लिए है ना, तो उसमें पूछा जाता है कि आयोग क्या होता है। ठीक है, और ये देखिए महिला संरक्षण आयोग, इसका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है कहीं, और ये गैर संवैधानिक संस्थान के अंतर्गत ही आते हैं। और ये नहीं रहेगा तो फिर पॉलिटी नहीं चलेगा, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही नहीं आते हैं। हम पहले बता दिए थे कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 चीज का जरूरत पड़ता है, सांसद और जो न्यायालय, और एक गैर संवैधानिक संस्थान। और जो गैर संवैधानिक संस्थान, दो दो संवैधानिक संस्थान पहले पढ़ा है, संवैधानिक संस्थान और संवैधानिक संस्थान, और ये होता है गैर संवैधानिक। इसी के अंतर्गत आपको सूचना आयोग मिलेगा, महिला संरक्षण, जो महिला पे एसिड फेंक दिया जाता है, दहेज नियम के केस लग जाता है,
कि जब आप किसी यूपीएससी के एग्जाम पूरे पढ़िएगा तो उसमें पढ़ा जाता है पूरा, आपको रिटन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं उसी यूपीएससी के एग्जाम में ये ऐसे नहीं पढ़ना होगा, और जगह ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम जो राज व्यवस्था चलाने के लिए बता रहे हैं इसलिए, राज व्यवस्था को चलाने में इतना इतना अंदर गए हैं हम, ठीक है। अब बोलिए सर, ठीक है सर, आप इतना पढ़ा दिए तो आप बताइए कि, हालांकि अब 45 मिनट का टाइम ऊपर होने वाला होगा, 45 मिनट से ऊपर। अब बोलिए कि सर ठीक है, तीनों चीज पढ़ा दिए, संविधान पढ़ा, राज व्यवस्था पढ़ा दिए, अब क्या पढ़ाइएगा सर? अब हम पढ़ाएंगे तुमको कि संविधान की विशेषता क्या होता है। उससे पहले जान लो कि हमको संविधान का जरूरत पड़ा ही क्यों, और संविधान लागू करने का श्रेय क्यों जाता है। अब आप अब आप लिखिएगा नहीं, आप पैर हाथ समझ के पहले बैठ जाइए, ठीक है। अब होता क्या है हम बताते हैं कि संविधान को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ता है। अब बोलिएगा कि सर संविधान तो ठीक है ना कि किताब में था, सर लागू कर दिए हो गया, ऐसे थोड़ी होता है बाबू। अब संसद में गए, आप नेता यहाँ से भेजे चालू करके, नेता को आप चुन करके भेजे, प्रतिनिधि को संसद में गया, कल के डेट में वो बोलेंगे कि आप लोग को कपड़ा नहीं पहनना, ऐसा ही घूमना है। आप घूमिए, नहीं घूमिए, क्यों नहीं घूमिए कि लोकतंत्र है यहाँ, पहले जैसा अब नहीं रहा। यही सब बात है, जो अब टाइम ओवर हो चुका है, तो अब हम कल क्लास करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए। और पीडीएफ के लिए आपको हम पहले बोल देते हैं, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल मास्क विद्यापीठ, मास्क विद्यापीठ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ ही जाए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा दे रहे हैं ऑपरेटर साहब को बोल करके। और छोटे मोटे अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो आप इंस्टा आईडी लिख लीजिएगा, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारा चीज़ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। और एक चीज़ का गारंटी हम लेते हैं कि आप हमको बोल दिए थे उस वीडियो में कि हम जो पढ़ाएंगे ना उसका गारंटी बाबू लेंगे। अगर 16 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है तो 15 क्वेश्चन का गारंटी मनीष कुमार लेता है, और हम ये पढ़ा करके आपको देंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।